नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कल आपकारी आरक्षक का एग्ज़ाम है 27 तारीख को, और करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो करंट अफेयर्स हमारा आखिरी पड़ाव रहता है, क्योंकि आप उसको एग्ज़ाम के पहले देख के जाइए। अगर बहुत पहले से करंट अफेयर्स पढ़ रहोगे तो वो इतिहास बन जाएगा, है ना। तो लेटेस्ट जो घटना है उसके आधार पर अपन अपन करंट अफेयर्स चालू करते हैं। देखिए, इसमें जुलाई आधा तक का करंट अफेयर्स हमने समायोजित किया है। कुछ क्वेश्चन इस पे नहीं है, जिसको मैं मोबाइल से देख के आपको वन लाइनर बता दूंगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए आज का अपन करंट अफेयर्स चालू करते हैं, ठीक है। ये आपका जून तक का ज़्यादा अच्छे से है, जुलाई का थोड़ा कम लिया गया है क्योंकि एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स बहुत कम पूछा जाता है। पहला, पंचायती उन्नति सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन राज्य कौन से हैं? तो पंचायत उन्नति सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन राज्य फर्स्ट नंबर पे गुजरात, सेकंड नंबर पे तेलंगाना। ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे शीर्ष प्रदर्शन मतलब जो टॉप में आए हैं उसके बारे में पूछ रहा है, तो गुजरात फर्स्ट है, तेलंगाना दूसरा है। ऑप्शन ए और बी। भारत में डॉल्फिन की जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई जाती है? आपको पता है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? डॉल्फिन है। 2009 में घोषित की गई है। मीठे पानी की डॉल्फिन है, नाम है वैज्ञानिक नाम सुसु। तो ये कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है, जो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, अपन वन लाइनर करते जाएंगे फटाफट, ठीक है। मानव विकास सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने के 101% चांसेस। मानव विकास सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान कितना है? 130। 2025 में भारत का स्थान है 130, और भारत को स्कोर कितना मिला है? 0.685। 0.685, एक नंबर में 0.685 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। यहां तक हो गया। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है, यह भी पूछा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी। वर्तमान स्कोर है 2025 में 130, स्कोर 130 रैंक है, स्कोर है 0.685। मध्यम श्रेणी का मानव विकास है। हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आपका स्वास्थ्य, ये तीनों पर क्या होता है? मानव विकास रिपोर्ट जारी होता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा, व्यापार में प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है कितना? 39वां। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं दोस्तों, इसको जल्दी खत्म करना है, ठीक है। सिप्री, है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में प्रमुख हथियार आयातक देश, हथियार खरीदने वाले में अभी फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है? तो वो है यूक्रेन। यूक्रेन अभी युद्ध लड़ रहा है रशिया के साथ। पहले हुआ करता था भारत, वर्तमान में कौन है? यूक्रेन। यूक्रेन अभी कंटिन्यू युद्ध लड़ रहा है, ठीक है। तो सिप्री 2025, है ना। चलो, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, जो भी बोल लो। सिप्री 2025 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक हथियार बेचने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक हथियार बेचने वाला देश है अमेरिका। अमेरिका इसलिए उस युद्ध को रुका नहीं रहा है ना। भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुका दिया, ये युद्ध को रुकवा नहीं रहा है। क्यों? इसका हथियार बिक रहा है, ठीक है। तो बेचने वाला अमेरिका, खरीदने वाला यूक्रेन। पूछा जाता है दोस्तों ये सब। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, सभी सरकारों का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? सभी सरकारों का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ दुबई में, यूएई में। कहां? यूएई में हुआ है, ठीक है। सभी सरकारों का शिखर सम्मेलन, ठीक। चलो, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, COP29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? COP29 ये क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जो वातावरण चेंज हो रहा है। क्यों? पृथ्वी में गर्मी बढ़ने के कारण। गर्मी क्यों बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम लोग एक सम्मेलन करते हैं पूरे विश्व वाले, तो उसको बोलते हैं COP29। अभी 29 नंबर का है COP29। कहां हुआ है? बाकू, अजरबैजान में। कहां हुआ है? 2024 में बाकू, अजरबैजान में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। COP30 29 हो गया। COP30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां होगा? तो 25 का आयोजन होगा, है ना, बेलेम, ब्राजील में। दोनों क्वेश्चन, 24 में कहां हुआ? बाकू, अजरबैजान। 25 में कहां होगा? बेलेम, ब्राजील में। COP30 का आयोजन, ठीक है, ब्राजील में, ठीक। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024-26 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, है ना, की अध्यक्षता कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां है? गुरुग्राम, हरियाणा में है। तो इस गठबंधन की अध्यक्षता कौन करेगा? इस गठबंधन की अध्यक्षता करेगा अभी वर्तमान में
भारत। भारत क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है, और फ्रांस क्या है? उपाध्यक्ष है। ये क्या है? ये जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले देश है, जहां सूरज ज्यादा चमकता है, जहां सूरज से बिजली बनाई जा सकती है, उन देशों का संगठन सौर गठबंधन, सौर ऊर्जा से संबंधित सौर गठबंधन। इसका जो पहला वैश्विक संस्था है जिसका केंद्र कहां है? भारत में। भारत में कहां? गुरुग्राम, हरियाणा में। अध्यक्षता करेगा भी भारत और उपाध्यक्ष रहेगा फ्रांस। चलो, प्रथम हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? प्रथम हिंद महासागर सम्मेलन, हिंद महासागर के देश, प्रथम हिंद महासागर का सम्मेलन कहां? सिंगापुर में। कहां पे? सिंगापुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा। कहां किया जाएगा? 17वां ब्रिक्स, अभी ब्रिक्स में देश बढ़ गए हैं, ठीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा अभी कहां? हाँ, 2025 का आयोजन हो चुका है ब्राजील में। कहां पे? ब्राजील में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हो गया है? ब्राजील में हो गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन कहां? ब्राजील में। अगला 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम लोग कब? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इसी दिन 9 जनवरी 1915 को कौन? आपके महात्मा गांधी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। कहां मनाया गया? 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन। 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन मनाया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा में मनाया गया। किसको बुलाया गया था? टुबाको और त्रिनिदाद के मुखिया को बुलाया गया था, ठीक है, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। चलो, 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहां? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका देश में पहली बार होगा, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार G20 का आयोजन होगा, ठीक है, आयोजन होगा। रेलवे में खूब पूछा पटक पटक के इसको, है ना। G20 2023 कहां हुआ? भारत में, भारत मंडपम में। 2024 कहां हुआ? 2024 हुआ ब्राजील में। 2024 हुआ ब्राजील के रियो डिजनेरो में, ब्राजील रियो डिजनेरो। 2025 कहां होगा? 2025 होगा दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। चलो, ये हो गया विकसित देश, विकासशील देश। भाई 20 विकासशील देशों का समूह मान लो, है ना। झुमोर बिनांदिनी 2025 का आयोजन कहां होगा? कहां मनाया जाता है ये लोक उत्सव? झुमोर बिनांदिनी मनाया जाता है असम में। कहां पे? असम में, ठीक है। झुमोर बिनांदिनी महोत्सव कहां? असम में। और एक आप लिख लो, कौन सा? अंबुबाई मेला, ठीक है। यह भी जून में आयोजित होता है। कहां? कामाख्या मंदिर, असम में। अंबुबाई मेला कामाख्या मंदिर, असम में, जून में। और एक खीर भवानी महोत्सव, इसका आयोजन होता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। पहलगाम हमले के बाद इसका आयोजन हुआ, काफी रौनक थी, तो जनजीवन सामान्य हो गया। झुमोर बिनांदिनी असम, अंबुबाई मेला जून, असम, कामाख्या मंदिर में, ठीक है, मेला है कामाख्या मंदिर का। खीर भवानी कहां होता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक। आईसीसी 2025 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन है? आईसीसी 2025 के गैरी स्क्रोप जो अवार्ड है किसको मिलेगा? जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी 2025 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है आपके जसप्रीत बुमराह, ठीक है। उसके बाद वुमेन प्रीमियर लीग, है ना, जैसे आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही होता है वुमेन प्रीमियर लीग। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 में कौन सा संस्करण था? 2025 का जो संस्करण था वो था तीसरा संस्करण। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 के विजेता कौन है? विजेता है आपके कौन? मुंबई इंडियन। कौन? मुंबई इंडियन। कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी इसकी कप्तान। इसमें भी 5 टीम है, मुंबई इंडियन और रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर्स और एक और है, 4-5 टीम इसमें भी है, ठीक है। चलो, उप विजेता कौन थी? दिल्ली कैपिटल थी, उप विजेता थी दिल्ली कैपिटल। वुमेन प्रीमियर लीग 2025 विजेता मुंबई इंडियन, कप्तान हरमनप्रीत कौर, तीसरा संस्करण था, ठीक है। चलिए, रेलवे में पूछा है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन है? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम है द ग्रेट भारत। खेली किसके साथ? वर्सेस फाइनल किसके साथ खेली है? फाइनल खेली है ये न्यूजीलैंड के साथ। किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ।
ठीक है। फाइनल कहाँ हुआ? फाइनल हुआ है दुबई में। मेजबान कौन था? मेजबान था कौन? पाकिस्तान। लेकिन इंडिया बोल दी हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, तो दुबई में फाइनल हुआ है, भारत जीता है, न्यूजीलैंड को हराया है। ठीक है। कौन सा संस्करण था? संस्करण था ये 9वां। कौन सा संस्करण था? 9वां। ठीक है। चलो, कुल टीम कितनी भाग ली? टीम भाग ली है 8। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम है। यहां अंडर 19 की बोल रहा है ना, बड़ी टीम नहीं, अंडर 19 बच्चों की महिला की टीम। कौन विजेता है? भारत है। लगातार दूसरी बार जीती है भारत। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लगातार दूसरी बार जीती है भारत, है ना। अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेता अभी कौन है? भारत है। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है? बॉक्सिंग वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं हितेश गुलिया। हितेश गुलिया, पूछ सकता है हितेश गुलिया कौन से खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से है। वर्ल्ड चैंपियन 2025 में स्वर्ण पदक जीते हैं। चलो, सबसे निम्न में से सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन को किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? डी गुकेश को। डी गुकेश को सबसे युवा हैं। ठीक है, डी गुकेश सबसे युवा हैं। हराए किसके हैं? डीन लीरेन को। डीन लीरेन को हराए हैं, है ना। कहां के हैं ये? चीन के हैं डीन लीरेन। इसको हरा के डी गुकेश सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। हमारे यहाँ 2 विश्व शतरंज चैंपियन हुए हैं, एक हुए हैं विश्वनाथन आनंद, दूसरा हुए हैं डी गुकेश। ठीक है। चलो, मैक्सन कार्लसन को भी अभी नॉर्वे में हराए थे। ठीक है। चलो, तो डी गुकेश सबसे युवा विश्व चैंपियन किसके? शतरंज के। किसको हराए? डीन लीरेन, चीन को। इससे पहले बन चुके हैं विश्वनाथन आनंद। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? कॉमनवेल्थ गेम वो राष्ट्र हैं जो किसी जमाने में इंग्लैंड के क्या थे? गुलाम थे। अब उन लोग एक कॉमनवेल्थ अपनी संस्था बना ली है। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में भारत में हुआ था, काफी धांधलेबाजी हुई थी। ठीक है, तो चलिए, कॉमनवेल्थ गेम का फेडरेशन का नाम बदल के अभी कर दिया है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। क्या कर दिया गया है? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। ठीक। चलो, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आने ही आना है। फ्रेंच ओपन 2025, फ्रेंच ओपन 2025 बोल रहा है, अभी लेटेस्ट में हुआ है। फ्रेंच ओपन 2025 के महिला और पुरुष खिताब किसने जीता है? तो महिला खिताब जीती है कोको गॉफ। महिला खिताब जीती है फ्रेंच ओपन कोको गॉफ, और फ्रेंच ओपन पुरुष कार्लोस अल्कराज। फ्रेंच ओपन पुरुष कार्लोस अल्कराज। अब ये दोनों का है, तो दोनों का किस में आ जाएंगे? फ्रेंच ओपन में। दोनों का किस में आ जाएंगे? फ्रेंच ओपन में, है ना। कोको गॉफ और कार्लोस अल्कराज, फ्रेंच ओपन 2025 के महिला और पुरुष विजेता। चलिए, अगला देख लेते हैं। ये उप विजेता है जैनिक सीनियर और आर्याना संबलेका उप विजेता है। विंबलडन 2025 अब भी हुआ। 25 के विजेता महिला और पुरुष कौन है? 25 के विजेता महिला और पुरुष है आपके, महिला है ईगा स्वियातेक और जैनिक सिनर। महिला है ईगा स्वियातेक और जैनिक सिनर। ये दोनों में से पक्का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसको एकदम रट के चल जाना, है ना। कि फ्रेंच ओपन 2025 महिला कौन है? कोको गॉफ। पुरुष है कार्लोस अल्कराज। विंबलडन 2025 के कौन है? ईगा स्वियातेक और जैनिक सिनर। पुरुष है जैनिक सिनर, ईगा स्वियातेक महिला है। विंबलडन 2025 की विजेता। ग्रैंड स्लैम है ये, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। खो खो विश्व कप 2025 की विजेता टीम कौन है? विश्व कप, खो खो का विश्व कप किसने जीता? भारत ने। महिला और पुरुष दोनों में चैंपियन बने, महिला और पुरुष दोनों में चैंपियन बने खो खो विश्व कप में। महिला वाले भी वर्ल्ड चैंपियन, पुरुष वाले भी, दोनों में किसको हराए हैं? नेपाल को। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम है विदर्भ। कुल 38 टीमें भाग लेती है, जिसमें विजेता टीम है विदर्भ। ठीक है। और उप विजेता है केरल। यह है विजेता और उप विजेता कौन है? केरल। रणजी ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम विदर्भ, उप विजेता केरल। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक किसको? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को चुना गया। ये पूरे याद करने वाले क्वेश्चन है, कौन किस पद पे आया है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नवीन महानिदेशक। सबसे हेड भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? आरबीआई के सब 26वें गवर्नर बने हैं अभी कौन? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन? संजय मल्होत्रा। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। देखिए सीडीएस क्या होता है? सबसे ऊपर होता है
राष्ट्रपति, उसके नीचे होता है सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति, फिर होते हैं थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष और जल सेना अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में एक और आ गया है, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष का भी एक अध्यक्ष होगा, जिसको बोलते हैं वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। और ये कौन है अभी? जनरल अनिल चौहान है। कौन है? जनरल अनिल चौहान। इससे पहले कौन थे? जनरल विपिन रावत। विपिन रावत पहले थे, जो किसमें? हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। पहले सीडीएस विपिन रावत थे, दूसरे सीडीएस है जनरल अनिल चौहान। तीनों सेना के प्रमुख हैं ये। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख अध्यक्ष कौन है? वायुसेना के प्रमुख अध्यक्ष, खूब रील आती है इनकी, बहुत कूल आदमी है। कौन? मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन? मार्शल अमरप्रीत सिंह। आप देखोगे इनका खूब रील्स आता है, एकदम कूल टाइप के बंदे हैं। ठीक है, कौन से? वायुसेना के अध्यक्ष, पाजी हैं पगड़ी वाले, अमरप्रीत सिंह। वर्तमान नौसेना प्रमुख अध्यक्ष कौन है? नौसेना प्रमुख अध्यक्ष है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। कौन? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। और इसके बाद थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना अध्यक्ष है जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। ठीक है, भारत के, बहुत पूछा है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल क्या है? एक आईपीएस है, जो एक समय में जासूस थे। कहां? पाकिस्तान में, इंडिया के लिए जासूसी करते थे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी वर्तमान में कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। कौन? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के वर्तमान में? ज्ञानेश कुमार, जो पूरे चुनाव आयोग का संचालन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग किस में है? अनुच्छेद 148, सार्वजनिक द्रव का पहरी। ये पूरी रिपोर्ट जारी करता है, रिपोर्ट देता है किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति रिपोर्ट किस में रखाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में रिपोर्ट रखाने के बाद इसमें कौन बात करेगा? इसमें बात करेगा आपका लोक लेखा समिति। तो वर्तमान में कैग कौन है? वर्तमान में कैग है आपके संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति। वर्तमान कैग है आपके संजय मूर्ति। चलो अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 52 मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के 11वें अध्यक्ष इसरो, जो हमारे यहाँ रॉकेट छोड़ता है, बेंगलुरु में मुख्यालय है, कौन? डॉक्टर वी नारायण। इसरो के 11वें अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण। ठीक है, डॉक्टर वी नारायण। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। याद रखिए, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज लोग बनते हैं। तो अभी वर्तमान में कौन है मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष? है राष्ट्रीय न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। मानव अधिकार के लिए काम करते हैं भी यही लोग। ठीक है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश ही बनेंगे। भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है वर्तमान में विजया किशोर राहटकर। कौन? विजया किशोर राहटकर। महिला अधिकारों के लिए काम करेगी। ठीक है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? सीईओ। नीति आयोग के मुख्य सीईओ कौन है? अभी नीति आयोग के सीईओ है वी आर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ वी आर सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। कौन? सुमन बेरी। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना लिया गया, है ना। सीईओ है वी आर सुब्रमण्यम, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। भारतीय प्रतिभूति सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के नए अध्यक्ष बने अभी तुहिन कांत पांडे। कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे। ठीक है, सेबी के नए अध्यक्ष। सेबी क्या करती है? शेयर बाजार को नियंत्रित करती है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का वकील, जो अनुच्छेद 88 के तहत संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। भारत सरकार की ओर से वकील बनेगा। कौन है अभी वर्तमान में कैग? कौन है? श्री आर वेंकट रमणी। कौन है? श्री आर वेंकट रमणी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता वाले को, है ना, क्या करते हैं? श्री आर वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल बनाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली भारत की महिला वित्त मंत्री, बोल रहा है, पुरुष नहीं, महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी गठन हुआ है, कौन है? अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह 15वें, यही नंद किशोर सिंह।
ठीक है, ये थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट चलेगी 2030 तक। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम, केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति गठन करता है हर 5 साल के लिए। अभी वर्तमान में 16वें के कौन है? अरविंद पनगड़िया। एकुवेरिन, एकुवेरिन युद्ध अभ्यास, एकुवेरिन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य चलता है? एकुवेरिन युद्ध अभ्यास, एकुवेरिन युद्ध अभ्यास चलता है भारत और मालदीव के मध्य। अब भैया जब युद्ध होगा तो डायरेक्ट तो लड़ने नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, तो हर देश के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो एकुवेरिन युद्ध अभ्यास 2025 किन दो देशों के बीच? भारत और मालदीव। भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? तो खंजर, खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्ध अभ्यास चलता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत और रूस, कई बार पूछा है, अभी भी पूछ सकता है। भारत और रूस के बीच कौन सा है? इंद्र 2025, इंद्र सीरीज का। ठीक है, इंद्र सीरीज का युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच। उसके बाद अगला युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स। सिम्बेक्स किन दो देशों के मध्य होता है? सिम्बेक्स होता है भारत और सिंगापुर। सिम्बेक्स किन के मध्य होता है? भारत और सिंगापुर के बीच। सिंगापुर एफडीआई करने वाला सबसे बड़ा देश। भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कौन करता है? सिंगापुर करता है। ठीक है, उसके बाद नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास किसके बीच होगा? भारत और मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास चलता है? नोमैडिक एलिफेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र भूषण सम्मान प्राप्त किया गया। कौन सा? मित्र भूषण सम्मान। ठीक है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान, सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान मित्र भूषण प्रदान किया गया। अभी इनको और कौन सा देश पुरस्कार दिया है? घाना। घाना में इनको पुरस्कार मिला है, कौन सा? स्टार ऑफ घाना। और उसके बाद टोबैगो और त्रिनिदाद, त्रिनिदाद और कौन सा देश? टोबैगो। टोबैगो और त्रिनिदाद में भी इनको सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला है। तो ये दो देश याद रखना, श्रीलंका में मित्र भूषण मिला है, घाना में स्टार ऑफ घाना, टोबैगो और त्रिनिदाद में भी राष्ट्रीय सम्मान मिला है इनको वहां का। ठीक है, किनको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला, पूर्णिमा देवी बर्मन को 2025 में किस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया? टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन, है ना। ये जीव वैज्ञानिक है ना। हरगिला पक्षी को बचाने के लिए इन्होंने प्रयास किया है और वहां पे पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश में पूरे जीवों को बचाने के लिए काम कर रही है पूर्णिमा देवी बर्मन। क्या? टाइम मैगजीन वुमन ऑफ द ईयर। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ऋषभ शेट्टी को फिल्म, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, ऋषभ शेट्टी को फिल्म कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है भैया, लोकल नहीं, जो सरकार देती है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ऋषभ को कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, नित्या मेनन और मानसी पारेख को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी? नित्या मेनन और मानसी पारेख। मलयालम फिल्म अट्टम, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन? अट्टम, है ना। सूर्यराज बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार। सभी कथन सही है। अब इसको अलग अलग कर लो। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, कंतारा देखे ही होगे। नित्या मेनन, मानसी पारेख को क्या? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। मलयालम फिल्म अट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। कहां? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन? मलयालम फिल्म अट्टम, मलयालम फिल्म अट्टम को मिला है। ठीक है, चलो मलयालम फिल्म अट्टम। हिंदी फिल्म में मिला है गुलमोहर को। ठीक, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफा में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसमें? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। वो था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और यह है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसमें जो आपका गोल्डन पीकॉक मिला है, ये मिला है आपका टॉक्सिक मूवी को। किसको? टॉक्सिक मूवी को। नाम अलग अलग है भैया, ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफा है, इसमें टॉक्सिक मूवी को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म, मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म, स्वर्ण मयूर बोलते हैं उसको, स्वर्ण मयूर। टॉक्सिक, और इसमें देख लीजिए ये क्या है आपका? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। तो यहां अट्टम।
बुकर पुरस्कार 2024 किस उपन्यास को प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसको? द ऑर्बिटल को। ये क्या है? ये अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष में बिताए गए एक दिन की कहानी है, जिसमें उन्होंने बार बार सूरज उगा है और सूरज डूबा है उसको देखा है। अंतरिक्ष में बिताए गए एक दिन की कहानी ऑर्बिटल, इसको मिला है बुकर पुरस्कार। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, बुकर पुरस्कार 2024 ऑर्बिटल। लेखक कौन है? समंता हार्वे। कौन है? समंता हार्वे। ठीक है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक और होता है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। जो बुकर पुरस्कार है वो हिंदी में जो बुकर पुरस्कार है वो अंग्रेजी में लिखे उपन्यास को मिलता है। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे उपन्यास किसको मिला इस साल? ऑर्बिटल को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कोई भी भाषा में लिखे उपन्यास जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हो। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कोई भी भाषा में लिखा गया उपन्यास जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो उसको मिलता है। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर किसको मिला है? अंतरराष्ट्रीय बुकर मिला है आपका हार्ट लैब को। किसको? हार्ट लैब। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसको एक भारतीय ने लिखा है। हार्ट लैब को किसने लिखा है? बानू मुश्ताक ने। किसने? बानू मुश्ताक ने। ठीक है, मुस्लिम महिलाओं की कहानी है और इसका अनुवाद कौन किया है? अनुवाद किए हैं दीपा भास्ती। कौन? दीपा भास्ती। ठीक है, हार्ट लैब को मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। दूसरी भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, तो इसका लिखा कौन है? बानू मुश्ताक लिखी है और अनुवाद कौन किया है? दीपा भास्ती। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। बुकर पुरस्कार प्योर इंग्लिश उपन्यास को मिलता है और यह किसको मिला है? ऑर्बिटल को। लेखक समंता हार्वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 76वें गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिला है? उत्तर प्रदेश। राम मंदिर की झांकी बनाए थे। ठीक है, चलियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट है ना, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किस हिंदी के लेखक को सम्मानित किया गया? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल जी को। छत्तीसगढ़ के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। अब विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना पूछ देगा, तो रचना पहला देखो, वह आदमी चला गया। वह आदमी क्या? चला गया। ये मेन रचना मैं आपको बता दिया हूं, वह आदमी चला गया। नौकर की कमीज, नौकर की कमीज। ठीक है, इसी के लिए मिला है इनको। उसके बाद दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये तीनों पुस्तक का नाम। उसके बाद खिलोगे तो दिखोगे, ये भी एक पुस्तक है। ये तीनों पुस्तक का नाम है ना। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के हैं। रचना है वह आदमी चले गया, नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती थी, खिलोगे तो देखोगे। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे 73वीं मिस यूनिवर्स मतलब पूरी ब्रह्मांड सुंदरी, तो डेनमार्क की थेलविंग है ना, डेनमार्क की थिलविंग को विक्टोरिया कजेर थिलविंग डेनमार्क की, इसको मिला है क्या? मिस यूनिवर्स। और मिस वर्ल्ड कहां हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद में हुआ है अभी अभी। तो मिस वर्ल्ड का पुरस्कार किसने जीता है? सुचाता सुवारसरी कहां की? थाईलैंड की। कहां की जीती है ये? थाईलैंड की है ना। ये पृथ्वी में सुंदर है, मिस वर्ल्ड बोल रहे हैं, ये पूरे पृथ्वी में सुंदर है। कहां हुआ है? हैदराबाद में। 2025 की विजेता 2025 मिस वर्ल्ड है सुचाता चुआरसरी, थाईलैंड की है और ये पूरे ब्रह्मांड में सुंदर है। ब्रह्मांड में कौन है? डेनमार्क की थिलविंग। बड़ा नाम याद नहीं आता, सरनेम याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 97 ऑस्कर अवार्ड 2025 में कौन सी फिल्म मिली थी है? तो 97 ऑस्कर अवार्ड 2025 कौन सी पिक्चर को मिला है? यह मिला है अनोरा को। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? बेस्ट एक्टर मिला है कौन? ब्रांडी है ना, ब्रांडी। और बेस्ट मिकी मेडिसिन, बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रिका टंडन को किस श्रेणी हेतु ग्रैमी पुरस्कार मिला है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में सबसे बेस्ट है ना, तो इसको मिला है बेस्ट न्यू एज एल्बम और एम्बियंट और चैंट एल्बम, ये दोनों कैटेगरी में मिला है, ए और बी दोनों। ठीक है, तो चंद्रिका टंडन इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है। ग्रैमी पुरस्कार किसमें? संगीत के क्षेत्र में। और इनका एल्बम था त्रिवेणी। एल्बम था क्या? त्रिवेणी। त्रिवेणी तो ये भक्ति से संबंधित है, तो चैंटिंग एल्बम,
और बेस्ट न्यू एज एल्बम और चैंटिंग एल्बम में मिला है त्रिवेणी, है ना। किसको? चंद्रिका टंडन को ग्रैमी पुरस्कार। महाकुंभ 2025 पर आधारित था ये जो इनका एल्बम है, महाकुंभ 2025। आईफा अवार्ड 2025 पुरस्कार कौन सी फिल्म को मिला है? ठीक है, तो ये मिला है आपके लापता लेडीज को। आईफा किसको मिला है? लापता लेडीज को। ठीक है, अगला 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसको मिला है ना? विधि आयोग न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को, कानून के क्षेत्र में काम करते हैं न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। अब कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं जिनका नाम पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार भूकंप में आपदा राहत हेतु भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? म्यांमार में भूकंप आया, 7.7 तीव्रता का भूकंप था, बहुत तेज भूकंप था। 7.7 तीव्रता का भूकंप कब आया? 28 मार्च 2025 को आया था। तो यहां पे भूकंप से सब कुछ नष्ट हो गया था। तो नष्ट हुए चीजों को बनाता कौन है? भगवान ब्रह्मा। तो ऑपरेशन क्या चला है? ब्रह्मा। भूकंप पीड़ितों को, म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा। उसके बाद इजराइल और हमास संघर्ष के बीच भारतीयों को वापस स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इजराइल और हमास में कौन सा? ऑपरेशन अजय। इजराइल ऑपरेशन अजय, इजराइल ऑपरेशन अजय। इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष में ऑपरेशन अजय। यूक्रेन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूक्रेन रूसी आक्रमण के बीच भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। हमारे यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत महंगी है, तो हमारे यहाँ के लोग डॉक्टरी पढ़ने कहाँ चल जाते हैं? यूक्रेन। यूक्रेन से डॉक्टरी करके आते हैं, यहाँ एक एग्जाम दिलाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। आप अधिकतर डॉक्टर को देखना यूक्रेन से पढ़े हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बीच भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त किस मिशन हेतु चलाया गया? तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के लिए। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के लिए ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के लिए ऑपरेशन दोस्त। भारत सरकार द्वारा सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित ऑपरेशन लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी। सूडान के लिए क्या है? ऑपरेशन कावेरी। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कावेरी पूछ चुका है। ठीक है, सूडान में निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी। फरवरी 2025 में लॉन्च हुई आत्मकथा दिया सलाई के लेखक कौन है? दिया सलाई के लेखक है कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल का शांति पुरस्कार जीते। इनकी एक पुस्तक है एवरी चाइल्ड इज मैटर, मतलब सभी बच्चे मैटर करते हैं। तो फरवरी 2025 में इसकी लॉन्च हुई आत्मकथा क्या है? दिया सलाई। लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। रतन टाटा एक कंप्लीट बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? रतन टाटा एक कंप्लीट बायोग्राफी पुस्तक के लेखक है ए.के. गांधी। उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसेस के लेखक कौन है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसेस के लेखक है किरण बेदी। तिहाड़ जेल में जब ये गई तो तिहाड़ जेल में जो परिवर्तन किए हैं उसके बारे में लिखी है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसेस, किरण बेदी। उसके बाद वाइल्ड फ्रिक्शन एसेस निबंध है ये। वाइल्ड फ्रिक्शन एसेस कौन लिखा है? अमिताभ घोष। कौन लिखे हैं? अमिताभ घोष। वाइल्ड फ्रिक्शन एसेस अमिताभ घोष। उसके बाद द सर्किल ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? द सर्किल ऑफ लाइफ, सर्किल ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। कौन? सुधा मूर्ति, इंफोसिस वाली सुधा मूर्ति। ठीक है, चलो उसके बाद आर्बिटर के लेखक कौन है? ये बुकर पुरस्कार मिला है इनको सामंता हार्वे। कौन से? सामंता हार्वे। ऑर्बिटर के लिए बुकर पुरस्कार, बुकर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है आपका? कौन सी पुस्तक है जी? अब भी बताए, भूल गए। हाँ, हार्ट लैब। हार्ट लैब को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, और बुकर पुरस्कार किसको? ऑर्बिटर को। हार्ट लैब की लेखक बानू मुश्ताक, अनुवादक दीपा भास्ती, ऑर्बिटर की लेखक समंता हार्वे। चलो जल्दी जल्दी में बहुत चीज भूल जाता है इंसान, आगे बढ़े, है ना। वॉइस फॉर द वॉइसलेस के लेखक, वॉइस फॉर द वॉइसलेस के लेखक कौन है? दलाई लामा। कौन? दलाई लामा, बौद्ध गुरु दलाई लामा। देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य कहां बनाया गया? आपको पता है छत्तीसगढ़ में अब 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कौन सा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये देश का 56वां है। ठीक है, देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। ठीक, उसके बाद देश का 56वां टाइगर रिजर्व। 57 कौन सा है? रातापानी, 57वां टाइगर रिजर्व। 58वां कौन सा है? 58वां है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला को बनाया है। अभी एडीआई में भी इससे क्वेश्चन आया था, है ना। और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला
2800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तीसरा बड़ा सबसे। और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में 3 पहले ही है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, और उसके बाद अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, और उसके बाद सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तमोरपिला टाइगर रिजर्व। 56वां 57वां रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, 58वां माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए इनको टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत के किन शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है? तो भारत में इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है। ऑप्शन ए और बी दोनों। देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय है ना, सबसे बड़ा सहकारिता कार्यक्रम आपका कौन सा? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, दूध क्रांति, है ना। तो कहां? गुजरात में। तो देश का पहला सहकारिता विद्यालय कहां खुला है? गुजरात के आनंद जिले में। ठीक है। उसके बाद भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज कहां स्थित है? पंबन ब्रिज आपको पता है कहां है? तमिलनाडु में। पंबन ब्रिज कहां है? तमिलनाडु में, जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है, जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। कब इसका उद्घाटन हुआ है? रामनवमी के दिन हुआ है। अब ये ब्रिज ऐसे खुलेगा। सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में से है पंबन ब्रिज, अब इसको और बना दिया गया और ये खुलने वाला। वर्टिकल पंबन ब्रिज कहां है? तमिलनाडु में। राम मंदिर के दिन उद्घाटन हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाना चालू कर दिया है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अब भारत में बहुत कम आएगा और इसका भारत विरोध भी कर रहा है। ठीक है, चलिए। उसके बाद मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 13 फरवरी को, है ना। 13 फरवरी 2025 को यहां पे राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है। मणिपुर के राज्यपाल कौन थे? अजय कुमार भल्ला। जब राष्ट्रपति शासन लगा, अजय कुमार भल्ला। ठीक है, भल्ला। ये अनुच्छेद 356 के अनुसार रिपोर्ट दिया और राष्ट्रपति शासन लग गया। भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है? मणिपुर में लगा है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन मणिपुर में अभी फिर से लग गया है। ठीक है, चलो। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के किन 2 ग्रंथों को शामिल किया गया है? यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। किसको? श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। ऑप्शन ए और बी, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र, है ना। इसके अनुसार 8 रस बताए गए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। भारत का 18वां रेलवे जोन मुख्यालय कहां है? भारत का 18वां रेलवे जोन मुख्यालय बना है अभी वर्तमान में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 18वां रेलवे जोन बना है और इसका नाम है साउथ कोस्ट, है ना, रेलवे जोन। ठीक है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन भुवनेश्वर उड़ीसा, साउथ कोस्ट रेलवे जोन आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कुल कितने हैं? 19 जोन है, जिसमें मेट्रो जोन को भी शामिल किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, है ना। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय कहां है? एआई विश्वविद्यालय अपने यहां कहां खुला है? महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र में। ठीक है, एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। ठीक। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव संरक्षण पुनर्वास केंद्र वन तारा कहां स्थित है? वन तारा स्थित है आपका गुजरात में, अनंत अंबानी का है। ठीक है, अनंत अंबानी का है, बहुत बड़ा ये क्या है? पुनर्वास केंद्र। यहाँ पे घायल जानवर, बीमार जानवर को लाके इनका इलाज किया जाता है और उनको बसाया जाता है। ठीक है, 2000 से अधिक जानवर है यहाँ पे। ठीक है, पुनर्वास केंद्र वन तारा गुजरात। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना कहां चालू की गई? देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना आंध्र प्रदेश में चालू की गई। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जुलाई 2025 तक भारत में कितने रामसर स्थल सूची में शामिल हुए हैं? जुलाई 2025 तक 91 रामसर स्थल। वर्तमान में कौन? खेचान और मनार राजस्थान, खेचान और मनार राजस्थान को शामिल किया गया, 2 को, तो हो गया 91 रामसर स्थल। रामसर स्थल क्या है? दलदली भूमि है जहां पे जैव विविधता पाई जाती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चलो, भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा है इंदौर का, मध्य प्रदेश का हवाई अड्डा। इंदौर में मध्य प्रदेश में कौन सा है? अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। कौन सा? अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। चलिए, समान नागरिक संहिता 2025 कहां लागू हुआ है? समान नागरिक संहिता 2025 में उत्तराखंड में लागू हुआ। कहां? उत्तराखंड में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, ये पूछा जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां? उत्तराखंड में लागू हुआ 2025 में।
सिंधु जल संधि कब हस्ताक्षरित की गई? सिंधु नदी जल समझौता हस्ताक्षरित की गई 19 सितंबर 1960 को। 6 नदियों का जल है इसमें, है ना? कौन सा? सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, है ना, और सतलज। 6 नदियों का टोटल 6 नदी है, इनका जल है सिंधु नदी जल समझौता। अब ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी 19 सितंबर 1960 में। इसके तहत पानी का 20% भारत यूज करेगा और 80% पाक यूज करेगा। तो जब क्या हुआ, आपका पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तो हमने सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सबसे बड़ा ड्रोन शहर कहां बनाया जा रहा है? भारत का सबसे पहला बड़ा ड्रोन शहर, है ना, उरवारकल कर्नूल आंध्र प्रदेश में। उरवारकल कर्नूल आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश को देश की ड्रोन राजधानी क्या बनाया जा रहा है? ड्रोन राजधानी बनाया जा रहा है। ठीक है, 300 एकड़ में फैला है ये, है ना। भारत का पहला सबसे बड़ा ड्रोन शहर उरवाकल कुर्नूल आंध्र प्रदेश। उरवाकल कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। देश की ड्रोन राजधानी आंध्र प्रदेश को। भारतीय सेना द्वारा कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पूर्वी कमान का मुख्यालय है ये विजय दुर्ग, है ना। भारतीय सेना द्वारा कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं अपने राष्ट्रीय खेल जो बता रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल कौन सा? 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल कहां हुआ? उत्तराखंड में। ठीक है, 39 नंबर का राष्ट्रीय खेल कहां होगा? मेघालय में। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल में कौन सबसे आगे रहा है? सर्विसेज की टीम, सेना की टीम आगे रही है ना। 38वां उत्तराखंड, 39वां मेघालय। कुछ अपन देख लेते हैं अपन फटाफट करेंट अफेयर्स। चलिए, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना, घाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या मिला है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और उसके बाद रेल वन ऐप, है ना, रेल वन ऐप केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव ने 1 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे का नया सुपर ऐप रेल वन ऐप लॉन्च किया है रेलवे के सभी जानकारियों के लिए, है ना। अश्विनी वैष्णव ने 1 जुलाई 2025 को रेल वन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, यह वन स्टॉप समाधान ऐप टिकट बुकिंग, पीएनआर पूछताछ, ट्रेन स्थिति, शिकायत दर्ज जैसी सभी जानकारी, मतलब सभी रेलवे से संबंधित सभी काम के लिए रेल वन ऐप अश्विनी वैष्णव 1 जुलाई को जारी किए हैं, है ना। उसके बाद आईसीसी के नवीनतम सीईओ, आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के नए सीईओ कौन बने हैं? संजोग गुप्ता। आईसीसी के नए सीईओ, नोट करते जाइए, आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं? संजोग गुप्ता। कौन? संजोग गुप्ता। ठीक है, नए सीईओ। भाला फेंक पुरुष रैंकिंग 2025 प्रथम स्थान पे कौन है? नीरज चोपड़ा। भाला फेंक के पुरुष रैंकिंग में पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर है कौन? नीरज चोपड़ा। ठीक है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का गठन, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, है ना, निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का गठन किया गया है, निजामाबाद में। अगला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनिदाद और टेबेको, मैं बताया ना, श्रीलंका, घाना और ट्रिनिदाद और टेबोको से कहा मिला है? आपका नरेंद्र मोदी जी को क्या मिला है? वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राव के नवीनतम महानिदेशक, राव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राव के महानिदेशक किसको चुना गया है? राव का महानिदेशक चुना गया है पराग जैन को। पराग जैन, राव के नवीनतम महानिदेशक कौन? पराग जैन, ये आईपीएस है। ठीक है, उसके बाद हाँ, शेखर दत्त शर्मा जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, शेखर दत्त शर्मा, उनका निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे शेखर दत्त शर्मा, उनका निधन हो गया। ये आईएएस थे, कलेक्टर थे। ठीक है, चलिए ये हो गया।
चलो भैया, ये आज के अपने करंट अफेयर्स हो गए। अगर कुछ और होगा तो उसके भी एक वीडियो छोटा सा बना दिया जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये आपको करंट अफेयर्स, और कैसी लगी हमको आपको आबकारी की जो सीरीज है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, और बेस्ट ऑफ लक सभी को आबकारी एग्जाम के लिए।